Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss size reduction part 2. So let's start. तो स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन लोगों ने देखा था कि साइज रिडक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो साइज रिडक्शन है वो क्यों किया जाता है, ये सब चीजें। साथ ही साथ साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं, यानी कि जब आपको बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है तो आप किस मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करोगे। तो अपन ने देखा था कि 4 मैकेनिज्म्स हैं उसकी, कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन एंड एट्रिशन। इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन में, यानी कि जब अपने को बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अपने को ध्यान रखना होगा, और उन चीजों के आधार पर ही है जो कि अपन डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करेंगे उन पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात करें फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि साइज रिडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वो इफेक्टिवली हो, इजी हो, आराम से हो और बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो। तो उनके लिए कौन कौन से मटेरियल हैं जो कि किस किस प्रॉपर्टी के हैं और किस तरीके से पार्टिकल को तोड़ने में सहायता करते हैं, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। साथ ही साथ कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि इनके लिए यूज किए जाते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्डनेस की, यानी कि कोई भी सिस्टम है जिसको अपने को पार्टिकल को छोटा करना है तो अगर उसमें हार्डनेस के हिसाब से उसके साइज रिडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ऑब्वियस है जो हार्डनेस है वो क्या होती है, जो मटेरियल है उसकी सरफेस की प्रॉपर्टी है, सरफेस उसकी कैसी है, दिस इज द हार्डनेस। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल की बात करें, आप चौक का टुकड़ा ले लें, चौक की हार्डनेस क्या है, आप डायमंड ले लें, डायमंड की हार्डनेस क्या है, तो ऑब्वियस वो उनकी सरफेस की प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी उसकी हार्डनेस को डिटरमाइन करती है। द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। इट इज easier टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल टू अ स्मॉल साइज देन अ हार्ड मटेरियल। ऑब्वियस है जितनी ज्यादा मटेरियल की हार्डनेस होगी अपने को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, वाइल जो सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे दे आर इजी टू ब्रेक, यानी कि उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, वही अगर मैं आपको एग्जांपल द हाईएस्ट हार्डनेस की बात करूं, तो जैसे आप कोई पत्थर है या कोई स्टोन है उससे तोड़ रहे हैं तो आपको काफी मेहनत लगेगी उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए। वाइल अगर आप सॉफ्ट मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कोई क्ले पार्ट ले रहे हैं, तो उन्हें तोड़ने के लिए आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दे आर द सॉफ्ट मटेरियल्स, राइट। अब इनका कोई ना कोई स्केल भी होगा जिससे अपन को ये पता लगा सकें कि सिस्टम की हार्डनेस है जो कि कितनी है। हाईएस्ट हार्डनेस कौन से सैंपल को लिया गया है और जो सबसे कम हार्डनेस वाले सैंपल्स हैं उनमें किन केमिकल्स को है जो कि इंक्लूड किया गया है। An arbitrary scale of hardness has been devised known as Mohs scale, यानी कि एक स्केल बनाया गया जिसमें कि ये बताया गया कि इस रेंज की हार्ड मटेरियल्स होते हैं और अगर इस रेंज में या रेंज है यानी कि वो सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, और वो हाईएस्ट जो हार्डनेस है वो रेंज है जो कि 10 पे आती है। उसके एग्जांपल्स भी इन्होंने दिए हैं, उसे कहते हैं मोस स्केल। जो मोस साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज का इन्वेंशन किया था। उन्होंने ये कहा कि मैंने स्केल को है जो कि 1 to 10 के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जो 1 है दे आर द सॉफ्टेस्ट मटेरियल, यानी कि उनकी हार्डनेस सबसे कम है कैटेगरी वाइज अगर अपन बात करें, और जो 10 नंबर है यानी कि अकॉर्डिंग टू देम जो सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है, जिन्हें तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, साइज रिड्यूस बहुत ही मुश्किल से होगा, उनको उन्होंने 10 नंबर कैटेगरी में ऐड कर दिया। एग्जाम्पल की अगर बात करें, मोस स्केल में जो 1 नंबर पर आते हैं जैसे कि ग्रेफाइट, यानी कि जो ग्रेफाइट है उनकी हार्डनेस बहुत ही कम होती है, दे आर द सॉफ्ट मटेरियल, आसानी से टूट जाते हैं। वाइल लेस देन 3 है दे आर द सॉफ्ट मटेरियल्स, 7 से ज्यादा हैं दे आर द हार्ड मटेरियल्स, और जो 10 हैं जैसे कि डायमंड जो कि बहुत ही मुश्किल से टूटता जाता है या बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, सबसे हार्ड मटेरियल के रूप में माना जाता है, उसको उन्होंने 10 नंबर पे एस्टिमेट किया। अगर अपन प्रॉपर कैटेगरी देखें तो जैसे 1 नंबर है तो जैसे टॉल्क हो गया, जैसे कि ग्रेफाइट का एग्जांपल दिया उस तरीके से। जैसे 2 नंबर है तो फिंगर नेल, कॉपी पेनी 3.5 है, नाइफ जो है उसकी हार्डनेस 5.5 बताई गई है, जो स्टील है उसका 6.5 है जो कि हार्डनेस बताया गया है, एंड जो डायमंड है उसकी जो हार्डनेस है वो हाईएस्ट बताई गई है स्केल के ऊपर। मोस्टली ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको है जो कि एज एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, ये बताने के लिए कि किसी भी सब्सटेंस की हार्डनेस है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से बढ़ सकती है, और सबसे सॉफ्ट मटेरियल को वो कौन सा है और सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा हो सकता है। देन सेकंड फैक्टर की बात करें, टफनेस, यानी कि जो मटेरियल है उसकी टफनेस पे भी ये डिपेंड करता है कि उसका किस तरीके से साइज रिड्यूस किया जा सकता है।
The crude drugs of fibrous nature or those having higher moisture content are generally tough in nature and difficult to size reduction. यानी कि जो tough in nature products होते हैं उनका भी बहुत ही मुश्किल से है जो कि size reduction होता है. क्यों? क्योंकि जो मोस्टली टफ मटेरियल्स होंगे उसमें क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा और मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, टफ हो जाएगी. और ऑब्वियसली इस तरीके के प्रोडक्ट्स को तोड़ना, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना आर वेरी डिफिकल्ट. तो अगेन आप जिस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, सपोज वो फाइब्रस नेचर का है, तो वहां पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है. अगर वो टफ इन नेचर है तो उसके हिसाब से आपको ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ेंगे जो कि इस तरीके के मटेरियल को आसानी से ब्रेक डाउन करते हुए स्मॉल पार्टिकल में तोड़ सकें. देन बात करते हैं स्टिकीनेस. अगेन आपको पार्टिकल को रिड्यूस करना है छोटे छोटे पार्टिकल में, बट ये स्टिकी प्रॉपर्टी का है, यानी कि जब आप इसको मटेरियल को रिडक्शन की तरफ लेके जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपके इक्विपमेंट में ही स्टिक हो जाए. तो उसके लिए क्या आपको प्रिकॉशन रखने चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका जो मटेरियल है जिसको आप छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने जा रहे हो वो इस प्रॉपर्टी का है. Stickiness causes a loss of difficulty in size reduction. This is due to the fact that material adheres to the grinding surface or sieve surface of the mill. ऑब्वियसली अगर मटेरियल स्टिकी होगा, जैसे कि जो गम्स हैं, गम का आपको साइज रिड्यूस करना होगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, आप जब साइज रिड्यूस कर रहे हो तो थोड़ी सी हीट भी उसमें क्रिएट हो जाती है कभी कभार, और उसके कारण क्या होगा, जो आपकी ग्राइंडिंग सरफेस है उसके ऊपर वो चिपक जाएगा, या जब आप उसको सिव से पास कर रहे हो एक छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, तो उन सिव से भी वो स्टिक करने की कोशिश करेगा, यानी कि कंटामिनेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और जो रिजल्ट है वो भी आपको प्रोडक्टिव नहीं मिल पाएगा. It is difficult to powder a drug of having gummy or resinous nature if the method used for size reduction generate heats. Complete dryness of a material may be help to overcome this difficulty. Again, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये क्या होगा, स्टिकी प्रॉपर्टी के हैं, तो अगर आप इसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हो और आपने कोई ऐसा इक्विपमेंट ले लिया जिसके अंदर है जो कि कंटिन्यू मूवमेंट हो रही है, एजिटेशन हो रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर हीट जनरेट हो जाएगी, और जैसे इसमें हीट जनरेट होगी तो इसका जो गमी नेचर है वो और भी ज्यादा प्रोपेल हो जाएगा. और अगर वो चीज प्रोपेल होगी तो क्या होगा, वो आसानी से आपकी सरफेस पे भी स्टिक होगा और जो मील्स की सिव्स हैं उसमें भी स्टिक होना शुरू हो जाएगा. तो उससे आपको क्या डिसएडवांटेज होगा कि आपका जो सिविंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. इससे बचने के लिए वी हैव टू कंप्लीट ड्राई द सब्सटेंस, यानी कि जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उसको कंप्लीटली आपको ड्राई करना है, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप कोल्ड कंप्रेशन करें या फिर आप चाहे तो इसको प्रॉपरली ड्राई करें. इससे ही अपन इसको आसानी से पार्टिकल को रिड्यूस कर सकते हैं और इसमें हीट जनरेट भी नहीं होगी, जिससे क्या होगा, इसका जो गमी प्रॉपर्टी है वो भी नहीं आएगा और ये सिस्टम को स्टिक भी नहीं करेगा. तो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं वो इसी रीजन से पढ़े जाते हैं कि अपन को ये पहले अगर पता चल जाए कि इस ड्रग की ये प्रॉपर्टी है तो उसके हिसाब से अपन चीजों को चूज कर सकते हैं किस तरीके से इनको बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हो गया, फॉर यूज हो गया, टू मेक अ सूटेबल डोजेस फॉर्म. ये सारी की सारी चीजें जो कि अपन ऑब्जेक्टिव में पढ़ी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हें एक डिजायर पार्टिकल शेप में कन्वर्ट करना. अब बात करते हैं मटेरियल स्ट्रक्चर कि भाई मटेरियल की स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये चीज अगर अपने को पहले से पता होगी तो अपन पता लगा सकते हैं कि अपने को जब भी इस पार्टिकल का साइज रिडक्शन करना है तो अपने को ये डिफिकल्टी पहले देखने को मिलेंगी जिससे अपन इस तरीके से हैं जो कि ओवरकम कर सकते हैं. अब मटेरियल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मिनरल सब्सटेंस में हैव लाइंस फॉर वीकनेस अलोंग विद द मटेरियल स्प्लिट टू फॉर्म फ्लेक लाइक पार्टिकल्स. वेजिटेबल ड्रग्स हैव अ सेल्युलर स्ट्रक्चर ऑफ्टन लीडिंग टू लॉन्ग फाइब्रस पार्टिकल. अब कहने का मतलब ये क्या हुआ कि भाई जैसे जो मिनरल सब्सटेंस है, जैसे कि सपोज आपने कोई मिनरल सब्सटेंस लिए, उसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा वीकन बॉन्ड्स होते हैं और फ्लेक्स लाइक पार्टिकल होते हैं, तो जैसे आप इन्हें तोड़ोगे बहुत ही आसानी से टूट जाएंगी. और वही अगर आप उसकी जगह कोई वेजिटेबल ड्रग लेते हो तो क्या होगा, उसके अंदर स्पेसिफिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होगी, तो जैसे ही आप इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तब क्या होगा, वो टूटेगी नहीं. क्यों? क्योंकि वो फाइबरस इन नेचर है, तो वो डिफिकल्टी टू ब्रेक डाउन होगा, और डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल में उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा. तो ये सारी चीजें पहले से अगर पता होंगी तो उसके प्री ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं और पार्टिकल को आसानी से है जो कि साइज रिड्यूस किया जा सकता है. नेक्स्ट अगर बात करें मॉइस्चर कंटेंट, अब किस में कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए ताकि वो आसानी से है जो कि छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, ये चीज भी देखनी जरूरी है. ऑब्वियस आप जिसका भी पार्टिकल का साइज छोटा कर रहे हो वो ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को समझते हुए अपने को इक्विपमेंट्स चूज करने हैं और उसकी प्रॉपर्टी को छेड़े बिना उसका साइज अगर रिड्यूस किया जाए तो वो आपके इक्विपमेंट्स के अंदर कुछ इनकम्पेटिबिलिटी भी क्रिएट नहीं करते. जैसे कि it is found that material do not flow well if they contain between
अबाउट 5 एंड 50% ऑफ मॉइस्चर, यानी कि ये माना गया है कि अगर आपका जो मटेरियल है उसके अंदर 5% से कम मॉइस्चर है या 50% से ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसका फ्लो है जो कि प्रॉपर नहीं होगा, और अगर फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो साइज रिडक्शन के लिए तो ये अच्छे से उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, और जब मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, वो है जो कि अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाएगा, आपके इक्विपमेंट में कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज कॉज करेगा। तो जब भी आप कंटेंट यूज कर रहे हो तो ड्राई के लिए क्या होगा, आप लेस देन 5% मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए, और जब आप वेट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो इट मस्ट बी मोर देन 50%। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर in the material influence a number of its properties such as hardness, toughness, stickiness, which is turn affect the particle size reduction. Again, आपने जो भी मटेरियल लिया है उसके अंदर जो मॉइस्चर है अगर कम या ज्यादा हुआ तो क्या होगा, आपकी ड्रग की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जैसे कि अपन ने देखा अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो मॉइस्चर क्या है, आपके पार्टिकल का टफनेस बढ़ा सकता है, स्टिकीनेस बढ़ा सकता है, हार्डनेस बढ़ा सकता है, और ये चीजें अगर चेंज होती हैं तो आप जब पार्टिकल साइज करने की कोशिश करते हो रिड्यूस, तो उसमें भी डिफिकल्टी आएंगी और उसके हिसाब से आपके इक्विपमेंट में भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर मॉइस्चर होने से वो स्टिकी हो रहा है तो क्या होगा, वो सिर्फ से स्टिक होना शुरू हो जाएगा। अगर टफ हो रहा है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर हार्ड हो रहा है तो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी उसमें आपको अल्टर करनी पड़ सकती है। तो मोस्टली मटेरियल शुड नॉट बी डैम्प्ड, इट शुड कंटेन मॉइस्चर एज, यानी कि जब भी आप कोई मटेरियल ले रहे हो तो उसका ड्राइनेस एंड वेटनेस है जो कि प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप ड्राई सब्सटेंस ले रहे हो तो 5% से ज्यादा नहीं हो, और वेट ले रहे हो तो 50% होना चाहिए, तभी है जो कि जो साइज रिडक्शन में जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं मॉइस्चर कंटेंट के कारण उससे अपन रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सॉफ्टनिंग द मटेरियल, यानी कि during the size reduction process sometimes heat is generated which may cause some substance to soften and the temperature at which they occur can be important। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि आप जब साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो सपोज आप एट्रिशन मेथड यूज कर रहे हैं, आप फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं, आप कंप्रेशन यूज कर रहे हैं, घर्षण यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, साइज तो रिड्यूस हो रहा है बट धीरे धीरे हीट भी जनरेट होगी, और जब हीट जनरेट होगी तो हो सकता है कि आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा लिक्विफाई प्रॉपर्टी का भी हो जाए या थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अगर वो सॉफ्ट हो जाता है तो अगेन जो साइज रिडक्शन के अंदर जो प्रोसेस है जिसके अंदर अपन ने कोई स्पीड, कोई पर्टिकुलर इम्पैक्ट प्रेशर, कोई किलो टन वेट जो अपन ने कैलिब्रेट करते हुए रखा था उसके कारण उसके अंदर अपने को चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर अपने को अगेन इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीजें भी अपने को ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे कि वैक्सी सब्सटेंस हैं, स्टरिक एसिड है, ड्रग कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि इनमें देखने को मिलती हैं कि जैसे आप इनका साइज रिड्यूस करने की कोशिश करते हो तो थोड़ी सी अगर हीट जनरेट होगी तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। इफ दे आर सॉफ्ट देन इट विल डिफिकल्ट टू रिड्यूस देम इन स्मॉल पार्टिकल्स। तो इनको भी ओवरकम करने के लिए अपने को कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ये चीज अपने को पहले से ध्यान रहनी चाहिए, वरना क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो कंटामिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट ये चीज अगर अपने को पहले से पता होगी तो अपन आसानी से पार्टिकल का साइज है जो कि रिड्यूस कर सकते हैं। Like some methods can be used to overcome this, like cooling the meal either by the water jacket or by passing a stream of air through the equipment। यानी कि जो स्टिकी मटेरियल हो रहे हैं ड्यू टू हीट उससे अपन ओवरकम कर सकते हैं। कैसे, अगर आपका जो इक्विपमेंट है उसके साइड में आप ठंडे पानी को प्रोवाइड करते रहें, या जो आपका चैम्बर है उसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएं। इससे क्या होगा, ड्यू टू द टेम्परेचर जो हीट जनरेट हो रही है जिससे आपका मटेरियल सॉफ्ट हो रहा है अब वो नहीं होगा। यानी कि आपका जो भी ऑप्टिमाइज था, प्रेशर, कटिंग टाइमिंग, कटिंग स्पीड, ये सब ऑप्टिमाइज है अभी भी, और आसानी से आप साइज को रिड्यूस कर सकते हो। देन बात करें प्योरिटी रिक्वायर्ड। वेरियस मील्स यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ्टन कॉज द ग्राइंडिंग सरफेस टू वियर ऑफ एंड दिस इम्प्योरिटीज कम इन द पाउडर। अब कभी कभार क्या होता है कि जब अपन साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो सपोज एट्रिशन हो रहा है, आपके पार्टिकल्स हैं जो कि घर्षण कर रहे हैं इक्विपमेंट के साथ, तो क्या होगा, इक्विपमेंट की जो कंटामिनेशन है आपके कंटेंट के अंदर आ जाएगी, ड्रग के अंदर आ जाएगी, राइट। तो वो क्या होगी, आपका जो ड्रग है जो कि कभी ना कभी कोई फॉर्मुलेशन बनेगा उसके अंदर क्या करेगी, इम्प्योरिटी इन्वॉल्व करेगी। तो जब भी अपन इस तरीके का कोई मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं जहां पे आपका मटेरियल अब्रेसिव है, तो अब्रेसिव मटेरियल होगा तो क्या होगा, वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और जो आपका कंटेंट है, जो सरफेस है ग्राइंडिंग, उसकी इंप्योरिटीज आपके पाउडर में लाने की कोशिश करेगा। तो वहां पे अपने को पहले से ही उन चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए ताकि अपन उस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज करें जिसके अंदर अब्रेशन अगर हो भी जाए तो वो इनर सब्सटेंस ही उसके अंदर ऐड हो। जैसे कि
To overcome this problem for abrasive material, different equipments must be used and they must be clean after each process. साथ ही साथ अगर इस तरीके के कोई इक्विपमेंट्स केमिकल्स आ रहे हैं जो कि अब्रेसिव इन नेचर हैं, जो कि क्या करेंगे, आपके सिस्टम को कंटामिनेट कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज डाल सकते हैं, तो वहां पे अपने कोई इक्विपमेंट्स उसके हिसाब से चूज करने चाहिए। साथ ही साथ हर एक प्रोसेस के बाद आपको जो अपना इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली क्लीन भी करना चाहिए, ताकि क्या होगा, एक कंटामिनेशन दूसरे में नहीं आएगी और जो फ्रिक्शन है या जो कोरोजन है या अगर जंग लग रहा है तो वो कम से कम आपके सिस्टम के अंदर होगा। देन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे कि अगर आप साइज को रिड्यूस कर रहे हैं तो उससे आपके बॉडी में भी कुछ इफेक्ट आ सकते हैं जो कि वहां पे काम करते हैं। कैसे? सम ड्रग्स आर वेरी पोटेंट ड्यूरिंग देयर पार्टिकल साइज रिडक्शन इन मील dust is produced which may have an effect on the operator. In such case the enclosed meals may be used to avoid the dust. यानी कि क्या है, कहने का मतलब कि जब आप पार्टिकल को रिड्यूस कर रहे हैं तो पार्टिकल आप किसी के भी रिड्यूस कर सकते हैं। कोई एक्सीपेंट हो सकता है, कोई क्रूड ड्रग हो सकती है, या कोई वेरी पोटेंट यानी कि बहुत ही पावरफुल एपीआई हो सकता है, राइट। अब जब आप उसको साइज रिड्यूस कर रहे हो तो जो ऑपरेटर्स हैं यानी कि जो वहां पे काम करने वाले हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत होगी, क्योंकि आप पार्टिकल को छोटा कर रहे हो तो पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो गया, माइक्रोमीटर साइज का हो गया। तो जब वो सांस लेगा तो उसको इनहेल भी होगी वो कहीं ना कहीं ड्रग, और अगर कोई बिना बीमारी के कोई दवाई को लेता है तो क्या होगा, उसकी बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी, राइट। अब उस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि इस तरीके के अगर कोई ड्रग्स हैं जिसका अपन साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो कोशिश ये की जाती है कि इस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज किए जाएं जो प्रॉपरली इनक्लोज्ड हो। यानी कि क्या होगा, अगर इनक्लोज मटेरियल होंगे तो आपकी जो डस्ट है ड्रग की वो भी है जो कि ऑपरेटर के पास या जो वर्कर है उसके पास नहीं पहुंचेगी, यानी कि वो भी है जो कि प्रॉपरली सेफ रहेगा उस इफेक्ट से, उस ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट से। फिर बात करते हैं रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोड्यूस साइज। To get a fine powder in meal, it is required that a fairly small batch size should be used. यानी कि जब भी अपने को पाउडर को अच्छे से पीसना है तो कोशिश ये की जाती है कि कम से कम क्वांटिटी है जो कि एक बार में ऐड की जाए। ऑब्वियस है, ये चीज आपको पहले भी बताई गई होगी कि जब भी अपने को किसी चीज को मिक्स करना है तो उसे कभी पूरा नहीं भरा जाता है, उसे हमेशा थर्ड फोर्थ तक ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें एयर स्पेस होगी तो आसानी से रोटेट भी हो पाएगा, और रोटेट होगा तो अच्छे से मिक्स हो पाएगा, और मिक्स होगा, और सपोज ये कोई मिक्सी है, इस तरीके का साइज रिडक्शन वाला कोई सिस्टम है तो आसानी से पार्टिकल को भी छोटे पार्टिकल्स में है जो कि कन्वर्ट कर पाएगा, यूनिफॉर्म है जो कि सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि hence it is necessary to carry out the size reduction process in several stages using different equipments, preliminary crushing followed by coarse powder and then fine grinding। साथ ही साथ जब भी आप पार्टिकल को रिड्यूस कर रहे हो तो ये चीज भी है जो कि नोट की जाती है कि आप जब पार्टिकल को छोटा कर रहे हो तो पूरी एक स्टेप के साथ ना करो, आप डिफरेंट स्टेप्स को यूज करो। यानी कि पहले स्टेप में क्या किया आपने, उन जो बड़ा पार्टिकल था उनका कोर्स पार्टिकल बना लिए, फिर कोर्स पार्टिकल को आपने वापस तोड़ने की कोशिश की, कोर्स पार्टिकल से आपने फाइन पार्टिकल्स का क्रिएट किया। यानी कि सपोज आपको कोई है जो कि स्टोन है सपोज, या कोई मिनरल है जिसका है जो कि साइज रिड्यूस करना है, तो साइज रिड्यूस करने से सबसे पहले आपने क्या किया, कंप्रेशन किया, कंप्रेशन से क्या हुआ, क्रशिंग, क्रशिंग जैसी हुई तो क्या हुआ, अब आपके पास कोर्स पाउडर आ गया। अब इस कोर्स पाउडर की जब आपने ग्राइंडिंग की तो क्या होगा, आपके पास जो भी अवेलेबल होगा वो क्या होगा, वेरी फाइन पाउडर। तो इससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके सिस्टम पे भी लोड नहीं पड़ा, इक्विपमेंट पे भी लोड नहीं पड़ा, साथ ही साथ आपका जो डिजायर पार्टिकल है वो भी आपको आसानी से मिल गया विदाउट एनी इनकम्पेटिबिलिटी। रुक रुक के काम किया तो जो हीट है वो भी जनरेट नहीं हुई, तो उस इनकम्पेटिबिलिटी से भी अपन ने प्रिवेंशन कर लिया। देन बल्क डेंसिटी, the output of size reduction of material in machine depend on the bulk density of substance। यानी कि अब आप जो भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि कितनी इफेक्टिवली वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा उसकी डेंसिटी के आधार पे। अब बल्क डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सिस्टम का मास अपॉन उसका वॉल्यूम, राइट। तो जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ही कम स्पेस वेट होगा, उतना ही ज्यादा उसमें स्पेस होगा, राइट। तो उसे तोड़ना भी उतना ही आसान होगा। वाइल बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेट भी ज्यादा होगा और उसके अंदर स्पेस भी कम होगी। जब उसको अपन ब्रेक करेंगे तो अपने को प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, समय भी ज्यादा मांगेगा, और उसको छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने में भी समय लगेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज हाई डेंसिटी इन नेचर, उसका जो घनत्व है वो काफी ज्यादा है।
तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। आज अगर अपन वापस देखें तो अपन ये बहुत सारे फैक्टर्स देख लिए। जब भी अपन पार्टिकल को बड़े साइज से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अपने को ध्यान में रखने चाहिए, या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी पार्टिकल की अपने पास सामने आ सकती हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टीज अपने को पहले से पता है तो उसके आधार पर अपन इक्विपमेंट्स या मशीन को चूज कर सकते हैं। उसके आधार पे अपन काम करने की प्रक्रिया को चेंज कर सकते हैं, और उसके आधार पे अपन विदाउट एनी इनकम्पेटिबिलिटी, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, विदाउट एनी कंटामिनेशंस अपन सब्सटेंस को एकदम प्योर फॉर्म में है जो कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विथ डिजायर पार्टिकल साइज। तो आज स्टूडेंट्स अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट्स अपन यूज कर सकते हैं साइज रिडक्शन के लिए, उनकी मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से हैं जो कि वो वर्क करते हैं। साथ ही साथ उनका जो कंस्ट्रक्शन है या किस तरीके के वो दिखते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.